हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप यूजीसी नेट एग्जाम है ना, उसका सिलेबस देखिए। यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस देखिए। पॉलिटिकल साइंस आपका जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसका सिलेबस उठा के देखिए। उस सिलेबस के अंदर एक यूनिट है 7। 7वीं यूनिट का एक टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको शॉर्ट के अंदर एनएचआरसी भी बोलते हैं। एनएचआरसी, इस टॉपिक के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको शॉर्ट के अंदर एनएचआरसी भी बोलते हैं। एनएचआरसी, ठीक है। इसको फॉर इंग्लिश, इंग्लिश वालों के लिए है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है और नॉलेज की दृष्टि से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे कि ये जो आयोग है क्या है, इसका मतलब कार्य क्या है, इसको मतलब लाने का पर्पज क्या है, इसकी स्थापना का पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन लोग होते हैं, मेंबर्स कौन 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 होते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन कैसे की जाती है, कार्यकाल ट्रेन्योर कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके कार्य क्या है। कार्य को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा पहले बात कर लेते हैं कि क्या काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि वर्ड शब्द से आपको पता चल रहा है कि मानवाधिकार, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, मानव होने के नाते उनको जो अधिकार प्रदान किए गए होते हैं भारत सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, जो मानव होने के नाते एक मानव को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए होते हैं। तो उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? वैसे सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा करता है। किसी भी नागरिक के अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी जो ऐसे नागरिक अधिकार होते हैं, मानव व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए होते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन अधिकारों के बारे में क्रियान्वयन, उनके बारे में निगरानी रखने के लिए, उन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपका इतना सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब यहाँ पर जो भारत के अंदर कानून का निर्माण होता है, जो भी कानून बनाना है, किसी भी कानून का निर्माण करना है, ठीक है, रूल रेगुलेशन नियम जो भी बनाना है, ठीक है, वो भारत की संसद है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उसके द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, और वो कानून है देश के अंदर समान रूप से लागू हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना कब होती है। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 .
सन 1993 को हुई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 को हुई थी। ठीक है, सन भी याद रख लीजिएगा आप, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये दोस्तों आज का फैक्ट है, इसको आप दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा, ये आज का फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, इसको एज इट इज आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात है सन 1993 की। 1993 को क्या है कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इस अधिनियम के तहत क्या किया था, ये जो अधिनियम है ना, इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्य स्तर पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर पर NHRC, ठीक है, और राज्य स्तर पर जो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार होते हैं ना, जैसे इन स्टेट के अंदर SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का प्रावधान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ये आपके सिलेबस NT-UGC-NET के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको हम बाद में फिर कभी पढ़ सकते हैं, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पढ़ सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि सेंट्रल लेवल यानी केंद्रीय स्तर पर तो NHRC होगा, और राज्यों के अंदर भी एक आयोग होगा जो राज्यों के अंदर मामलों को देखेगा, SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये आयोग है, इनकी स्थापना राज्य है वो अपने हिसाब से करेंगे, और सेंट्रल लेवल पर है वो 1993 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होगी, और 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी, मतलब कुछ फैक्ट कि मतलब इसकी स्थापना से संबंधित। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं। देखिए, एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरपर्सन होता है इसके अंदर, एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य, 4+1 + 8+1 बोल सकते हो, एक अध्यक्ष होता है, और 8 इसके अंदर सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, टोटल हो गए 9, और एक होता है विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित किया हुआ सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। टोटल 1 + 8+1 यानी टोटल 10 हो गए। ठीक है, तो 10 सदस्य होते हैं। अब इन सदस्यों की योग्यताएं क्या है, इन योग्यताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब कौन लोग होंगे जो इस आयोग के सदस्य के रूप में काम करेंगे, कौन लोग होंगे जिनको नियुक्त किया जाता है आयोग के सदस्य के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, आप लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना आपको, आप उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट है वो एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज हो जाता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होगा, ठीक है, उनको नियुक्त किया जाता है, या हाई कोर्ट के अंदर जो जज है वो अध्यक्ष बनता है, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन देखने को ज्यादा मिलता है। तो आप एक एक चीज को मैं लिख रहा हूँ उसको आप समझिएगा। अध्यक्ष के पद पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होगा, अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किया जाएगा, अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय होता है ना हमारा, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा व्यक्ति जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। अध्यक्ष पद पर वो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहले मतलब या तो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसी जो योग्यता रखता है उसको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। और सदस्य के रूप में कौन रहते हैं? सदस्य ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश होना चाहिए और या न्यायाधीश पहले से पूर्व के अंदर रह चुका हो। ठीक है, तीसरा है एक व्यक्ति ऐसा सदस्य होता है दूसरा ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट्स होते हैं हमारे उच्च न्यायालय राज्य के अंदर होते हैं ना, हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्य न्यायाधीश हो, या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। यानी कि देखो अध्यक्ष के पद पर तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो उसको नियुक्त किया जाएगा। और सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, जज होते हैं ना उच्चतम न्यायालय के अंदर, वो व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति है जो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं हमारे राजस्थान के अंदर यूपी महाराष्ट्र के अंदर जो राज्य है वहां पर हाई कोर्ट होते हैं अलग, तो वहां पर मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो उनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हो गए दो। और दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, मानवाधिकारों के बारे में एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया और 4 इसके सदस्य होंगे। यानी कि मानवाधिकार है, मानवाधिकारों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि मतलब उनकी निगरानी कैसे करनी है, उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, मतलब कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए मानवाधिकारों के बारे में। उस व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। दो सदस्य होते हैं इसके अंदर। दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो। एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश होना चाहिए, रह चुका हो। और दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो। ठीक है, उनको नॉलेज प्राप्त हो, एक्सपर्ट हो उनके बारे में। और बाकी जो 4 सदस्य है ना, वो कौन होते हैं? मैं विभिन्न आयोग लिख रहा हूं आपके सामने। उन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो 4 आयोग है। उन आयोगों के जो भी अध्यक्ष होंगे उनको इस आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। वो आयोग कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका जो सदस्य होगा वो इसका NHRC का सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग,
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चार सदस्य, इन आयोगों के जो सदस्य होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उनको बना दिया जाता है। जो भी इसका सदस्य बनेगा, सीधी सी बात है, वो एनएसआरसी का सदस्य होगा। तो इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये भी आप कंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन कौन है उसको भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, समझ जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। और राष्ट्रीय महिला आयोग है रेखा शर्मा इसकी मतलब चेयरपर्सन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका विजय सांपला, ये नाम है उनका, विजय सांपला, ये इसके अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसका अध्यक्ष है हर्ष चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सदस्य। और एक सदस्य होता है विशेष आमंत्रित सदस्य होता है, विशेष आमंत्रित, एक सदस्य विशेष आमंत्रित क्या हुआ होता है, विशेष आमंत्रित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थी सदस्य के बारे में, मतलब कौन कौन से लोग होते हैं इसके अंदर शामिल होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, उनको कैसे नियुक्त किया जाता है। अब ये जो सदस्य है ना, इनको कैसे नियुक्त किया जाएगा, इनकी नियुक्ति है वो कैसे होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, कॉलेजियम मतलब क्या होता है, जैसे समिति होती है ना, किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति करने के लिए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए हमारे देश के अंदर क्या की समिति होती है, कि वो समिति सिलेक्शन करेगी वो किस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो चयन सिलेक्शन कमेटी होती है समिति, उसका काम है कि मतलब कौन विभिन्न लोग जो व्यक्ति है उनकी योग्यता की जांच करना और उनको नियुक्त करना। तो जैसे समिति काम करती है वैसे एक कॉलेजियम होता है देश के अंदर। कॉलेजियम आगे हम सुप्रीम कोर्ट को संविधान को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली पढ़ेंगे तो वहां पर कॉलेजियम शब्द हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम अभी समझ लेते हैं जो कॉलेजियम है ना, उस कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कॉलेजियम, इस शब्द को आप ध्यान रख लीजिएगा, कॉलेजियम, इसकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट इंग्लिश के अंदर। अब इनको नियुक्त कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं और बाकी 5 इसके सदस्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है, इसके अध्यक्ष होते हैं। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो गृह मंत्री है वो सदस्य के रूप में होते हैं कॉलेजियम के। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो भी गृह मंत्री है वो इसके मतलब सदस्य होते हैं। और तीसरा है स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और राज्यसभा के अंदर ज्यादा व्यक्ति है, राज्यसभा के अंदर उपसभापति, राज्यसभा के जो उपसभापति है, हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं होंगे दोस्तों, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, उप सभापति। ठीक है, राज्यसभा के जो भी उपसभापति है वो इसके अध्यक्ष सदस्य होंगे। और लोकसभा में विपक्ष के नेता,
लोकसभा में जो भी विपक्ष के नेता है वो भी इसके सदस्य होते हैं। और छठा है राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है वो इस कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। तो ये जो कॉलेजियम है वो मतलब चयन करेगा कि किस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाता है, ये किया जाएगा। तो ये जो कॉलेजियम है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये कॉलेजियम है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज देंगे, कोई इन व्यक्ति को है आप नियुक्त कर दीजिएगा। ये व्यक्ति है योग्यता रखते हैं आयोग के अंदर अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए योग्यता रखते हैं, आप इसको नियुक्त कर दीजिएगा। राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति है इस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा इन सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। जो NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, रंगनाथ मिश्र वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। रंगनाथ मिश्र, ये फैक्ट है दोस्तों, आप इसको दिमाग के अंदर छाप लीजिएगा, एग्जाम के अंदर सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं फैक्ट के रूप में। रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है फ्रेंड। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रख लेगा। अब हम बात कर लेते हैं ये आपको बता दोस्तों कि मैंने आपको इसकी योग्यता और इनके बारे में बताया। मतलब ये बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, बहुसदस्यीय मतलब इसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। बहुसदस्यीय निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। बहुसदस्यीय निकाय मतलब बहुत सारे सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है और बहुत सारे मतलब 8 इसके सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। और जो एकल सदस्य होता है उसके अंदर 1 सदस्य होता है और जिसके अंदर 2 सदस्य होते हैं वो 2 सदस्य होता है। सीधी सी बात है। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है।